ऑल आर फाइन। हम बिजनेस स्टडी में बिजनेस सर्विसेज के एक टॉपिक इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। उसी में क्योंकि हमने देखा था उसमें भाई 3 टाइप है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। उसमें लास्ट वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस कर दिया है। उसी में आज हम आगे फायर इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, जहां तक मैं प्रिंसिपल्स की बात करता था, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कुछ नहीं होता था। इसके अंदर क्या, वो जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो इस प्रिंसिपल के अंदर, इस फायर इंश्योरेंस के अंदर जो है उसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। क्योंकि उसमें ये कहता है कि कभी भी जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको इंश्योरेंस से बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब पहले समझिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी को, आपको जो है काफी कुछ क्लियर बताएगा। सपोज मैंने अपनी प्रॉपर्टी का 50,000 का इंश्योरेंस किया और एनुअली जो मैं प्रीमियम उसका पे कर रहा था, उस प्रीमियम वो एनुअली प्रीमियम पे कर रहा था। 1 साल के लिए मेरी प्रॉपर्टी जो है इंश्योर्ड होगी। अगर उसमें कोई डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अर्थक्वेक या जिसके कारण कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को उसका जो रिस्क है वो मेरे को 50,000 तक मिल सकता है। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी 30,000 लॉस बाई फायर हो गया प्रॉपर्टी में और 30,000 की प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो गई, तो मेरे को किसी भी सिचुएशन में 30,000 से ज्यादा का वो जो है क्लेम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 30,000। जरूरी नहीं है जितना आपने इंश्योरेंस सम एश्योर्ड है उतना ही आपको मिलेगा। जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ, उस एक्चुअल लॉस से ज्यादा आपको कंपनसेट नहीं हो सकता। उसको जो है हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। अब इस चीज का आपने जो है इसके अंदर ख्याल रखना है। अब जो फायर इंश्योरेंस करता है बेटे, फायर इंश्योरेंस आपने हमने पहले डिस्कस किया था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट किस में होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड में। इंश्योर्ड अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि 1 साल तक हम आपकी प्रॉपर्टी की जिम्मेवारी लेते हैं, उसका रिस्क सारा हमारा होगा। जितने का हम इंश्योरेंस कराते हैं वो सम एश्योर्ड तक उसका रिस्क जो है वो उतना होता है। यानी अगर उसने 50,000 रुपये का इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी प्रॉपर्टी चाहे 50 लाख रुपए की है, वो 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी, इससे ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेगी। और उसमें भी साल के अंदर जितना एक्चुअल लॉस होगा, सिर्फ उतना कंपनसेट होगा। जैसे हमने पीछे एग्जांपल से किया, भाई 30,000 का कंपनसेट हुआ तो 30,000 का ही उसको क्लेम मिलेगा, इससे ज्यादा यानी उसको कभी भी बेनिफिट नहीं हो सकता। जितना उसका एक्चुअल लॉस है उतना ही उसको जो है कंपनसेशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और बच्चों एक इसके अंदर और चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हमारी फायर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितना उसने इंश्योरेंस करवा लिया, अब मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया और उसके लिए आपने 6,000 की जो है प्रीमियम पे किया, 6,000 का प्रीमियम पे किया। आपने जो ये 6,000 का प्रीमियम पे किया है, आपको इसके अंदर क्लेम नहीं मिलेगा। यानी आपको पैसे तभी मिलेंगे अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक, एक्सीडेंट या फायर से कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो आपको जो है कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता था ना, लाइफ इंश्योरेंस में तो हमें जो है वो सारा जो प्रीमियम था विद इंटरेस्ट बोनस जो है सारा मिला था। इसमें ऐसा नहीं है। आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल तक वैल्यू होता है और नेक्स्ट ईयर आपको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दोबारा से फिर जो है आपको रिन्यू करना पड़ेगा और उसका प्रीमियम जो है आपको उसमें फिल करना पड़ेगा। वो प्रीमियम जो है आपको दोबारा से भरना पड़ेगा, उसके बारे में इसमें ध्यान रखें। अब यहाँ पे इंश्योरेंस के इसके कुछ
फीचर्स है, जैसे सबसे पहले ये क्या है, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों का जो है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई हम आपकी प्रॉपर्टी का इतनी देर तक, इतने टाइम तक जो है, 1 साल तक हम आपकी प्रॉपर्टी को जो है उसके रिस्क को कवर करेंगे ड्यू टू आपके किसी भी काम से या फ्लड या फायर, किसी भी काम से आपकी प्रॉपर्टी या कोई डैमेज आता है तो। दूसरा, 2 पार्टीज, ये कहता है कम से कम 2 पार्टीज इसके अंदर होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी अकेली अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए अपने आप से तो वो नहीं कर सकती, उसके लिए 2 पार्टीज होनी जरूरी है। वो 2 पार्टीज कौन सी होती है, एक इंश्योरर होता है कंपनी, और दूसरा इंश्योर जो उसका जो ओनर होता है उस प्रॉपर्टी का, जो उसका इंश्योरेंस होता है, वो जो है उसका उसकी इंश्योरेंस जो करवाता है प्रॉपर्टी का। ये 2 पार्टी जो है इसके अंदर होनी जरूरी है। रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड, अब इसके अंदर जैसे मैं अभी बेटे आपसे डिस्कस कर रहा था, इसके अंदर जो सम एश्योर्ड है, मान लीजिए 50,000 का आपने इंश्योरेंस कराया था, उसकी रीपेमेंट नहीं है। अगर 1 साल तक आपकी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई क्लेम आपने नहीं किया, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगले साल आपको जो है दोबारा से इंश्योरेंस प्रीमियम जो है दोबारा से जो है नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है दोबारा से वो प्रीमियम जो है वो फिल करना पड़ेगा। तो इसमें जो है इसमें जो सम एश्योर्ड है वो आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। सम एश्योर्ड कहाँ मिलती थी, हमने पीछे अभी डिस्कस किया था भी, वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो है सम एश्योर्ड जो है विद इंटरेस्ट जो है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, नेचुरल लाइफ जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस है इसमें 1 ईयर का टाइम पीरियड है। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे, 1 साल का इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 साल तक अगर कोई डैमेज कोई हम क्लेम नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें जो है नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर हमारा जो है अगले साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जैसे मैंने अभी बताया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है प्रिंसिपल इसके अंदर जो है फॉलो किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मैंने अभी डिस्कस किया था भी, जितना एक्चुअल लॉस है उससे ज्यादा लॉस के लिए आप जो है क्लेम नहीं कर सकते, उतना ही मिलेगा जितना आपका एक्चुअल में लॉस, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं मिलेगा। ओनली प्रोटेक्शन आपने बेटे पढ़ा था जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें वो 2 चीज थी, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट। यहां पे हमने पढ़ा सिर्फ सम एश्योर्ड जो है वो जब क्लेम लेंगे, जब एक्चुअल लॉस होगा एक्चुअल लॉस तक आपको वो क्लेम मिल सकता है, उससे ज्यादा आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये सिर्फ 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल के बाद आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से रिन्यू करवाना पड़ेगा। जब तक आप उसको रिन्यू नहीं करवाओगे तब तक आपको अगला जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, क्योंकि जो आपने प्रीमियम भरा है, अगर 1 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं दिया तो आपको उसका कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा, नील अमाउंट मिलेगा। दूसरा एक कहता है इसमें सरेंडर वैल्यू। बेटे सरेंडर वैल्यू का पहले मतलब समझिए। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, जब हम पॉलिसी को मार्केट में बेचना चाहें और मार्केट से हमें उस पॉलिसी के बदले में जितने पैसे मिलते हैं उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। बेटे ध्यान रखना, जो लाइफ पॉलिसीज होती हैं उनकी सरेंडर वैल्यू होती है, जितनी पुरानी पॉलिसी होगी उसकी सरेंडर वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और ध्यान रखना, लाइफ पॉलिसी पे हम लोन भी ले सकते हैं, जबकि इस फायर पॉलिसी पे आप जो है लोन नहीं, जनरल इंश्योरेंस पे आप लोन नहीं ले सकते। और इनकी सरेंडर वैल्यू जो है नील होती है, वो नील जो है आपने इसके अंदर ध्यान रखें, क्योंकि सरेंडर पॉलिसी आप तभी आप उसको इंप्लीमेंट करोगे जब आप जो है इसके अंदर सरेंडर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सरेंडर वैल्यू करती है जो जब हम उसको सेल करते हैं उस टाइम सेल करना चाहते हैं उस पॉलिसी को, मार्केट में जो उसके पैसे मिलते हैं उसको हम उसमें सरेंडर वैल्यू के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ये कुछ इसके फीचर्स थी। उसके बाद इसकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप्स के बारे में वो क्या कहता है, सबसे पहले वो कहता है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी क्या होती है? एवरेज पॉलिसी के अंदर वो क्या करता है कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम पे कर दिया और जब डैमेज हो गया वो
डैमेज जो है आपको एवरेज बेसिस पे आपको सपोज जैसे हमने एग्जांपल आपके बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज उसने 60,000 का इंश्योरेंस करवाया और उसका 40,000 का क्लेम जो है आया, तो 40,000 का उसका जो है डैमेज हो गया। तो उस सिचुएशन में जितना उसने जो ये रेशियो है ना, यानी 60 का क्लेम 60,000 का उसका जो है इंश्योर सम एश्योर्ड थी और 40,000 का उसका जो है क्लेम हुआ। अब यहाँ पे इस रेशियो में उसके क्लेम को पास किया जाएगा, यानी उस 40,000 को 2:1 की रेशियो में, यानी उसमें 40,000 का हम 2/3 निकाल लेंगे तो वो जो है अमाउंट उसका क्लेम जो है वो मिलेगा। उसको जो है हम एवरेज पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। एक आता है वैल्यू पॉलिसी। वैल्यू पॉलिसी में क्या कहता है, फॉर सच प्रोडक्ट whose value cannot be decided at the time of insurance। हम इसका मतलब समझिए, ये जो वैल्यू पॉलिसी होती है ये तब इंप्लीमेंट होती है जब जिसका हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसके हम वैल्यू को उस टाइम इवेल्युएट नहीं कर सकते कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी थी। मोस्टली ये जो चीज़ है ना, जैसे पोर्ट्रेट टाइप है, उस टाइप के इंश्योरेंस जो है इसमें यूज किए जाते हैं। और इसमें जब वो डैमेज हो जाती है उस पर काम जो लॉस हुआ उस लॉस का जो है फिर उसके बाद ही हम जो है उसको असेस करते हैं। उसके बाद होता है स्पेसिफाइड पॉलिसी। स्पेसिफाइड पॉलिसी में क्या कहता है, द इंश्योर्ड टेक द इंश्योरेंस for his property for a specified value. If the property get damaged, then the insurance company compensates the insured the amount of policy without averaging। अब देखिए एवरेज पॉलिसी में क्या होता है, उसने जितना उसका क्लेम होगा उसने उसको जो है एवरेज बेसिस पे एवरेज निकाल ली और वो क्लेम डैमेज हो। यहाँ पे जब स्पेसिफाइड पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी दी जाती है, स्पेसिफाइड पॉलिसी दी जाती है, उसके अंदर क्या किया जाएगा, जितनी उसकी पॉलिसी है, जितना उसका पॉलिसी प्रीमियम है, वो सारा अमाउंट जो है, सारा क्लेम जो है उसको जितने का क्लेम करता है वो 100% क्लेम जो उसका मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉलिसी। इसमें वो क्या कहता है, दिस पॉलिसी इज टेकन व्हेन गुड्स आर बीइंग यूज्ड डेली। अब फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये मोस्टली बेटे जैसे माइंस होगी, स्टॉक होगा, उनका इंश्योरेंस होता है। अब नेचुरल है बेटे, माइंस में से हम जो ऑयल वेल्स हो गए उसमें से ऑयल निकलता रहता है, स्टॉक में से स्टॉक को हम फिनिश प्रोडक्ट के लिए, तो जैसे जैसे उसमें से स्टॉक निकलता रहता है वेयर हाउस से, तो उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होती है। यानी ये कहता है इसके अंदर ये फ्लोटिंग पॉलिसी होती है। उसके टाइम अगर कोई क्लेम होता है डैमेज के टाइम, जितना स्टॉक उसके अंदर था उसके बेस पे जो है उसके क्लेम की असेसमेंट की जाती है और वो क्लेम उसके जो है वो मिलता है। उसके बाद कहता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में क्या कहता है, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कवर अगेंस्ट एनी रिस्क अफेक्टिंग द गुड्स सच एज फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब है उसमें चाहे किसी भी कारण से उसका डैमेज हुआ, चाहे अर्थक्वेक के कारण है, चाहे उसका फायर के कारण है, चाहे वो फ्लड के कारण है, उसका जो है वो उसके हिसाब से उसको जो है क्लेम निकलता है, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। और एक होता है एडिशनल रिस्क पॉलिसी। एडिशनल रिस्क पॉलिसी क्या होती है, ये जो हमारी स्पेसिफाइड पॉलिसी होती है ना, फ्लोटिंग पॉलिसी, ये उसका ही एक पार्ट है। एडिशनल रिस्क पॉलिसी का मतलब क्या, स्पेसिफाइड इसके अंदर क्या कहते हैं, फ्लोटिंग के अंदर भी जैसे स्टॉक कम होता है, अब स्टॉक कम होता है, हम रॉ मटेरियल परचेज भी तो करते हैं, तो हमारा जितने हमने इंश्योरेंस करवाया था अपने उसका गुड्स का, हो सकता है हमने और स्टॉक खरीद लिया, उसके कारण स्टॉक बढ़ गया। जब वो स्टॉक बढ़ता है तो एडिशनल रिस्क कवर का जो है प्रीमियम, यानी आपको जितना आपका इंश्योरेंस था वो तो प्रीमियम आपने पे किया, उसके अलावा आपने जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम जो आपने और स्टॉक खरीदा उसके लिए आप उसका रिस्क अगर आपने कवर करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा। उसको हम जो है एडिशनल रिस्क के अंदर इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद आती है नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिट पॉलिसी। ट्रांजिट पॉलिसी में क्या होता है बेटे, ट्रांजिट पॉलिसी में मान लीजिए आपने माल यहाँ से आप बॉम्बे वगैरह भेजा या बॉम्बे से आपका माल आया, तो माल जब बॉम्बे से चलेगा कुरुक्षेत्र के लिए, उस सिचुएशन में आपके माल को रास्ते में कुछ ना हो जाए, कोई डैमेज एक्सीडेंट, कोई गिरने के कारण कोई वो ना हो जाए, बारिश के कारण खराब ना हो जाए,
उसके लिए भी आपका जो है रिस्क कवर किया जाता है। जब तक माल आपके पास पहुंच जाता है वो रिस्क का आपका रिस्क उसका जो है वो रिस्क खत्म हो जाता है, उसके बाद इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे आपने जो है ये फायर इंश्योरेंस के बारे में आपने ध्यान रखना है। अब हमने दो डिस्कस कर लिए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर लिया है, फायर इंश्योरेंस कर लिया है। मैरिज इंश्योरेंस की हम ऐसे ही जो है थोड़ी देर के लिए जो है उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से इनको जो है ध्यान से आपने जो है करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।